एनडीके जीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ टेस्ट सीरीज 16 के अंतर्गत जो 50 महत्वपूर्ण प्रश्न है उस पे मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। इसमें बिहार बजट के जो कुछ प्रश्न है उसको भी शामिल किया गया है। अब आपको बीपीएससी जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें लगभग 1.5 माह का समय ऑलमोस्ट बचे हैं, तो इसमें आवश्यक है कि आप अधिक से अधिक रिविजन करें। इसी कारण मैं जो टेस्ट सीरीज प्रत्येक संडे को लेकर आता हूँ उसका टेन्योर बढ़ा के मैं अल्टरनेट संडे को यानी 15 दिन पर एक टेस्ट सीरीज आगे मैं जारी रखूंगा। जो अब जो अगले 1.5 महीने का जो समय है उसमें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है जिसपे कि जो मुक्ता बिहार स्पेशल तथा जो करंट अफेयर से संबंधित ज़्यादा तक प्रश्न होंगे वो मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। तो पहला प्रश्न पे हम आते हैं कि बिहार बजट 2022-23 में राजकोषीय घाटा राज्य सकल घरेलू उत्पाद का कितने प्रतिशत अनुमानित है। तो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में एफआरबीएम एक्ट जो है एफआरबीएम एक्ट 2003 लागू किया गया था जिसमें कहा गया था कि 3% के अंदर ही राजकोषीय घाटा को रखना है। उसी अनुसार जो बी एफआरबीएम एक्ट 2006 बिहार सरकार के द्वारा लाया गया जिसमें कहा गया कि 3.5% के अंतर्गत ही जो फिजिकल डिफिसिट है राजकोषीय घाटा को रखना है। इसी इसी परिप्रेक्ष्य में 2022-23 में जो राजकोषीय घाटा का जो अनुमान रखा गया वो 3.47 है, जो बिहार सरकार के द्वारा 3.5 जो टारगेट रखा गया उसके अंदर ही है। तो एक अच्छा साइन बिहार बजट के लिए कहा जा सकता है। इसमें इसका आंसर होगा बी। निम्न में से किस अंतरराष्ट्रीय संगठन का सदस्य भारत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो बालेसर संधि है, बालेसर व्यवस्था है, इसकी सदस्य इंडिया है। ऑस्ट्रेलियन समूह का सदस्य इंडिया है। एमटीएसीआर मिसाइल नियंत्रण प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था की इसका भारत सदस्य है, लेकिन जो नाम किए न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप का भारत सदस्य नहीं है। तो इसका आंसर होगा सी। ये हम लोग देख लें जो ये बार्नेसर व्यवस्था में दिसंबर 2017 में इंडिया शामिल हुआ था। ऑस्ट्रेलिया समूह में जो हुआ था जनवरी 2018 में, तथा एमटीसीआर में जो हुआ है वो जून 2016 में। बार्नेसर व्यवस्था है कि जितने भी पारंपरिक हथियार है उनको आतंकवादी समूह के अंतर्गत जो उनका ट्रांसफर होना है उसको रोकने के लिए बालेसर व्यवस्था लागू की गई है। ऑस्ट्रेलिया समूह में है कि जितने भी रासायनिक एवं जैविक हथियार है उसको उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए रोकने के लिए ऑस्ट्रेलिया समूह का गठन किया गया है। और ये जो मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था है इसमें कहा गया कि 500 केजी पेलोड तथा 300 किलोमीटर तक से अधिक जो मिसाइल क्षमता है उसको उसका टेक्नोलॉजी को दूसरे देश को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। तो ये तीनों का सदस्य इंडिया है, लेकिन न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप का इंडिया सदस्य नहीं है। इसलिए इसका आंसर होगा सी। अब एक राज्य सरकार के द्वारा अपने बजट का सबसे अधिक व्यय किस पे किया जाता है। तो राज्य सरकार का जो बजट है उसका मेजर पोर्शन लगभग 16% जो है वो शिक्षा पे व्यय किया जाता है। चंदू यक्षगान भारत के किस राज्य का प्राचीन लोक नाट्य है। तो यक्षगान आप लोग कंफ्यूजन मत होइएगा, यक्षगान है वो कर्नाटका से संबंधित है, लेकिन जो चिंदू यक्षगान है ये जो है तेलंगाना का प्राचीन लोक नाट्य है। तो इसका आंसर होगा बी। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत वर्तमान में कितने जानलेवा बीमारियों हैं, उसका बचाव हेतु सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं में निःशुल्क टीके दिए जा रहे हैं। तो भी इसमें यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में टाइम टू टाइम जो टीके का संख्या बढ़ाया जाता है। वर्तमान में 12 टीके बच्चे को दिए जा रहे हैं। निम्न में से किस जिले में बुद्ध सम्यक दर्शन केंद्र एवं संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो इसका निर्माण किया जा रहा है वो वैशाली जिले में, वैशाली में किया जा रहा है। इसका आंसर होगा डी। प्रधानमंत्री विशेष पैकेज के अंतर्गत स्वदेश दर्शन योजना निम्न में से किस योजना की स्वीकृति जो बिहार का जो है स्वीकृति पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा की गई है प्रधानमंत्री विशेष पैकेज योजना के तहत। तो यहाँ पे देखते हैं बिहार के जैन परिपथ को, कांवरिया परिपथ को, मंडाल हिल्स को और गांधी परिपथ को, सभी को स्वीकृति दी गई है। तो यहाँ नहीं पूछा जा रहा, तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। इसके अंतरिक्ष आप लोग याद रखिएगा जो अंग परिपथ है भागलपुर का एरिया
उसको भी स्वीकृति पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दी गई है। उन्नयन बिहार योजना, उन्नयन बिहार कार्यक्रम निम्न में से किससे संबंधित है? तो जो कोरोना काल में जो स्कूल जो बंद हो गए थे, उस पे जो स्मार्ट, उसमें जो ऑनलाइन क्लासेस के लिए एक स्मार्ट, सभी विद्यालयों को, सभी सरकारी स्कूलों या सरकारी सहायता प्राप्त जितने भी स्कूल हैं, सभी को स्मार्ट क्लास के रूप में परिणत करने के लिए उन्नयन बिहार योजना स्टार्ट किया गया है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो हम लोग देखते हैं बिहार का जो राष्ट्रीय पशु है वो बैल है, राष्ट्रीय पक्षी गौरैया है, राष्ट्रीय वृक्ष पीपल है और राष्ट्रीय पुष्प कचनार है। तो सभी सही है, कोई गलत नहीं है। तो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, ई। कॉमन सोशल रजिस्ट्री पोर्टल निम्न में से किससे संबंधित है? ये अभी जो बिहार बजट में इसको लाया गया है, इसमें कहा गया कि वित्त मंत्रालय, वित्त विभाग के अंतर्गत एक कॉमन पोर्टल होंगे जिसमें सरकार, प्रत्येक परिवार, जितने भी सरकारी योजनाओं का लाभ लिया जाता है, सभी का इस पे रजिस्ट्रेशन, अब सभी पोर्टल का सूचना इसमें अंकित रहेगा। इसमें प्रारंभ में कि जितने विभाग के द्वारा सभी अलग अलग पोर्टल यूज किया जाए, तो सभी पोर्टल से जो सूचनाएं होंगी वो इस पे इंपोर्ट किया जाएगा कॉमन सोशल रजिस्ट्री पोर्टल पे। और इसमें सभी डेटा, जितने भी सरकारी योजनाओं का लाभ जितने व्यक्ति ले रहे हैं और उसमें किस किस तरह का लाभ ले रहे हैं, सभी का इसमें डेटा अंकित होगा। तो इसका आंसर होगा बी। अब है कि केंद्र सरकार के द्वारा 8 कैबिनेट समितियों का गठन किया गया है, निम्न में से किसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं किया जाता है? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि राजनीतिक मामलों के लिए किया जाता है, आर्थिक मामलों किया जाता है, सुरक्षा मामलों किया जाता है, संसदीय जो मामलों के जो मंत्रालय है, संसदीय मामलों की मंत्रिस्तरीय समिति जो है, इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा नहीं किया जाता है। तो इसका आंसर होगा डी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है? तो जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक काम करती है। इसका आंसर ए होगा। निम्न में से कौन सी समिति सैन्य बलों की युद्ध क्षमता बढ़ाने तथा रक्षा व्यय को पुनः संतुलित करने से संबंधित है? तो ये जो है सैन्य बलों की युद्ध क्षमता बढ़ाने तथा रक्षा व्यय को संतुलित करने के लिए सेटकल कमेटी है। इसका आंसर सी होगा। उपराष्ट्रपति तथा राष्ट्रपति के चुनाव हेतु निर्वाचक मंडल में क्या भिन्नता होती है? तो हम लोग जो देखते हैं कि राष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं उसमें लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के मेंबर होते हैं तथा इसमें मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो राज्य विधानसभा के जो जितने भी मेंबर होते हैं सभी इसमें भाग लेते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो संसद के दोनों सदन हैं, लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं किस प्रकार भिन्न है। तो लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्य दोनों को भाग लेते हैं, लेकिन इसमें हम लोग देखते हैं संसद के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य दोनों भाग लेते हैं। ये दोनों में भिन्नता है। राज्य के विधानसभाओं के सदस्य शामिल होते हैं, ये भी भिन्नता है। तो इसका आंसर सी और डी होगा। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। मतलब ये हो कि इसमें मनोनीत भाग लेते हैं उपराष्ट्रपति में, लेकिन मनोनीत इसमें राष्ट्रपति में भाग नहीं लेते हैं। विधानसभा के सदस्य जो होते हैं राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते। तो इसका सी और डी दोनों आंसर होगा भिन्नता है, इसलिए इसका आंसर होगा ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। संविधान का कौन सा भाग राज्य की कार्यपालिका से संबंधित है? तो यहां हम लोग देखते हैं कि जो संविधान के जो अनुच्छेद 153 से लेके 167 तक राज्यपाल की कार्यपालिका के संबंधित, कार्यपालिका में आते कौन कौन है? तो कार्यपालिका में आ गए मुख्य रूप से राज्यपाल हो जाएंगे, मुख्यमंत्री हो गए, मंत्री परिषद हो गया, तथा जो महाधिवक्ता है वो राज्य कार्यपालिका के अंतर्गत आ गए। तो इसकी जो चर्चा है वो संविधान के भाग 6 अनुसूची से, आप लोग कंफ्यूजन मत होइएगा, ये भाग पूछा जा रहा है, कौन सा भाग, पार्ट, तो ये भाग 6 से संबंधित है। इंडिया टुडे समूह द्वारा बिहार के किस पर्यटक स्थल को बेस्ट स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन, टूरिज्म के सेक्टर में बेस्ट स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन के रूप में पर्यटक विभाग भारत सरकार को टूरिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये है बोध गया। तो इंडिया टुडे समूह द्वारा बेस्ट स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन के रूप में अवार्ड दिया गया है। वर्तमान में 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव के कारण आदर्श आचार संहिता लागू है। निम्न में से कौन सा राज्य इसमें शामिल नहीं? तो हम लोग देखते हैं जो 5 राज्य है वो पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, इसके अलावा उत्तर प्रदेश तथा मणिपुर है। ये 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन जो मिजोरम है उसमें शामिल नहीं है। तो इसका आंसर होगा ए।
मलीमत समिति निम्न में से किसके सुधार से संबंधित है? तो काफी इंपॉर्टेंट मलीमत समिति, काफी बार इसमें क्वेश्चन आ चुका है। तो ये आपराधिक न्याय प्रणाली के सुधार से संबंधित है। चकमा हजोक शरणार्थी समस्या निम्न में से किस पड़ोसी देश से संबंधित है? तो चकमा जो नॉर्थ ईस्ट से संबंधित है, नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य उत्तर पूर्वी राज्य, तो यहाँ पे जो म्यांमार से काफी शरणार्थी यहाँ से चकमा, त्रिपुरा और मिजोरम से ही संबंधित है यहाँ पे। तो ये म्यांमार से यहाँ से भाग के यहाँ पे शरणार्थी आए हैं। इसका आंसर होगा बी। पुडुचेरी केंद्र शासित राज्य है, वो दक्षिण भारत के 3 राज्यों में अवस्थित है। तो निम्न में से कौन सा राज्य उसमें शामिल नहीं है? तो यहाँ पे देखते हैं कि जो केरल में 2 इसका एरिया है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में यमन है, यहाँ पे कलाईकर है वगैरह। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा ए। कर्नाटका में संबंध से में स्थित नहीं है, बाकी केरल में दो शहर, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में एक शहर शामिल है। निम्न में से कौन सी घटना गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका प्रवास से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो मैरिट्सबर्ग हादसा है वो 1893 में हुआ था, जहाँ पे गांधी जी को धक्का मार के ट्रेन से गिराया गया। तो ये सत्याग्रह के जन्म स्थान के रूप में दक्षिण अफ्रीका में फेमस है। नटाल इंडियन कांग्रेस को 1894 में गांधी जी के द्वारा स्थापना की गई थी, जिसमें कि दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ जो भेदभाव हो रहा था उसे लड़ने के लिए किया गया था नटाल भारतीय कांग्रेस। इंडियन ओपिनियन जो एक पत्र का प्रकाशन किया गया था 1903 में, जिसमें नस्लीय भेदभाव से लड़ने के लिए इसमें एक पत्र वगैरह प्रकाशित किया जाता है। इसके अलावा फिनिक्स बॉक्स जो है वो 1904 में गांधी जी के द्वारा स्थापित किया गया था, जिसमें लड़कों लड़कियों के सर्वांगीण विकास के लिए ही इसमें व्यावसायिक प्रशिक्षण फिनिक्स बॉक्स में दिया जाता है। तो ये चारों संबंधित गांधी जी से संबंधित है, ए बी सी डी। इसका जो आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्न में से कौन वंदे मातरम जो पत्र है उसके संपादक रहे हैं? तो वंदे मातरम जो पत्र है उसके संपादक रहे हैं वो अरविंद घोष है। इसका आंसर होगा सी। 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना परिषद की गठन किया गया था। जो हरिपुरा अधिवेशन जो पूछा जा रहा था किसकी अध्यक्षता में आयोजित की गई थी? तो 1939 का हरिपुरा अधिवेशन तथा 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन, ये दोनों की अध्यक्षता जो की थी वो सुभाष चंद्र बोस, दो ही अधिवेशन की अध्यक्षता के द्वारा की गई थी। आप लोग इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन आते हैं। इसको त्रिपुरी या त्रिपुरी संकट के नाम से भी जाना जाता है 1939 का, क्योंकि इसमें गांधी जी के विरोध के बाद सुभाष चंद्र बोस इलेक्टर होने के बाद भी रिजाइन दे दिए थे। इसका आंसर होगा बी। 1952 में सोशलिस्ट पार्टी का बिल है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में किया गया था। इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो जो 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी जो बना था इसकी अध्यक्षता जेपी कृपलानी के द्वारा की गई थी। आप लोग याद रखिएगा कि सी राजगोपालाचारी द्वारा 1959 में स्वतंत्रता पार्टी का गठन किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन आने की संभावना है, इसको याद रखिए आप लोग। स्वतंत्रता पार्टी। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री निम्न में से किसे नियुक्त किया गया था? तो इसमें आर के शनमुगम जो चेट्टी है उनको स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री, स्वतंत्र भारत के बारे में पूछा जा रहा था इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद। तो ये आर के शनमुगम चेट्टी है। अब पूछा था प्रोटीन के निर्माण में किस तत्व की आवश्यकता होती है? तो हम लोग देखते हैं नाइट्रोजन। प्रोटीन में मुख्य रूप से जो होता है, प्रोटीन के निर्माण में मुख्य रूप से नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया और कार्बन, इसको हम लोग कार्बन बोलते हैं। तो इसमें नाइट्रोजन हम लोग देखते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन आवश्यक होता है। मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन है? तो अधिकतम मात्रा में जो तत्व पाए जाते हैं वो है कैल्शियम। हड्डी में मेन जो पोर्शन होता है वो कैल्शियम का ही होता है। इसका आंसर होगा डी। जो नेत्र यानी आई में जो आंख होता है, प्रकाश का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो आंख का जो मेन पोर्शन जो प्रकाश का नियंत्रण करता है वो पुतली है। इसका आंसर ए होगा। जो किडनी, मानव गुर्दे यानी किडनी में पथरी का जो निर्माण होता है किसकी वजह से होता है? तो ये जो किडनी का जो निर्माण,
किडनी में पथरी का जो निर्माण होता है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण होता है। इसका आंसर होगा डी। बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो लोग उत्पन्न होता है उसे कहते हैं मेरास्मस। मेरास्मस में बच्चों में प्रोटीन की कमी होने से ही इसमें रोग होता है। अब एक निम्न में से किस मध्यकालीन शासक ने अपने आप को महान विजेता बनने के लिए अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए खुरासान परियोजना बनाई गई थी? तो ये है जिसको कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा खुरासान परियोजना, राजधानी परिवर्तन और कागज टोकन मुद्रा का चलन किया गया था। लेकिन ये ऑलमोस्ट तीनों फेल हो गया था। खुरासान परियोजना भी इसमें काफी बड़ी संख्या में सैनिकों को भर्ती किया गया था, लेकिन खुरासान परियोजना स्टार्ट ही नहीं हो पाया। इसके कारण सैनिकों में काफी, जब वो जो सैनिकों का गठन हुआ था उसको भंग कर दिया गया था, जिसमें जो सैनिकों के बीच काफी विद्रोह भी हुआ था। तो एक खुरासान जो परियोजना है वो मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित है। इसका आंसर होगा सी। निम्न में से किस मुगल शासक के फरमानों का संकलन या सरकारी नियम कायदे का जो संकलन है वो जवाबित ए आलमगीरी में किया गया था? तो ये है जो औरंगजेब। औरंगजेब के जितने भी सरकारी फरमान थे, सरकारी नियम कायदे थे, वो जवाबित ए आलमगीरी में संकलित किया गया था। अब पूछा जाला मामल्लपुरम का जो सौर मंदिर है, ये चेन्नई के पास पड़ता है, उसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। इसका निर्माण किस वंश के शासक के द्वारा किया गया है? तो ये जो किया गया था वो पल्लव वंश के शासक के द्वारा। आंसर होगा सी। निम्न में से किस जगह पे चौखंडी स्तूप स्थित है? तो ये जो चौखंडी स्तूप जो स्थित है वो है सारनाथ में। कहा जाता है कि बोध गया में जब महात्मा बुद्ध का जब ज्ञान प्राप्ति हुआ था, उसके साथ इसके साथ साथ पांच भिक्षुक भी थे। उनको पुनः यहाँ पे सारनाथ में वो चौखंडी स्तूप के पास में ही इनको पुनः भेंट हुई। तो प्रथम जो दीक्षा होता है वो इन्हीं 5 भिक्षुकों को दिया गया। तो इसी कारण वहाँ पे चौखंडी स्तूप काफी फेमस है, सारनाथ में है ये। गुप्त काल के किस शासक की जानकारी है इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख से मिलती है? तो समुद्रगुप्त के जितने भी जो विजेता के रूप में जो इनको कहा गया था, इन्होंने कभी हारे नहीं। तो ये सभी लड़ाइयों की जो जानकारी है इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में मिलता है। तो इसका आंसर होगा ए। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा अपरिवर्तित होता है, मतलब किसमें किसी में चेंज नहीं होता? तो ये है आवृत्ति। आवृत्ति जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इसमें आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं आता है। प्रकाश का जो रंग होता है वो कौन निर्धारित करता है? तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो तरंगदैर्घ्य है वो विभिन्न रंग को, जो तरंगदैर्घ्य होता है वो भिन्न भिन्न होता है। जो रेड कलर है उसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, लेकिन जो बैगनी कलर है उसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तो जो रंग निर्धारित करता है वो वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य ही करता है। जब पानी को 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन क्या होता है? तो हम लोग इसमें पानी में एक यूनिक फीचर हम लोग देखते हैं कि जनरली वो 0 से डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक करते हैं तो पहले ये घटता है, लेकिन 4 डिग्री के बाद जैसे ही आगे हम इसको करते हैं तो ये बढ़ता जाता है। इसका पहले घटता है फिर बढ़ता है। इसका आंसर सी होगा। निम्न में से कौन सा रेडियो धर्मी तत्व है इसको विशाल भंडार इंडिया में पाया जाता है? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो थोरियम है, थोरियम जिसका कि सोर्स जो है बालू में काफी मात्रा में पाया जाता है, मोनाजाइट। ये है मोनाजाइट जो है, जो कि केरल, झारखंड, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान में बड़े मात्रा में पाया जाता है। तो थोरियम है वो सबसे अधिक जो इंडिया में पाए जाने वाले रेडियो धर्मित तत्व है। खाद्य पदार्थों को प्रिजर्वेशन हो तो निम्न में से किसमें कौन सा प्रयुक्त होता है? तो हम लोग देखते हैं जो बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड को खाद्य पदार्थ को प्रिजर्वेशन के रूप में इसका यूज करते हैं। तो इसका आंसर होगा डी।
काबनी, भवानी तथा अमरावती निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कावेरी, ये जो तीनों है काबनी, भवानी, अमरावती, वो कावेरी नदी की सहायक नदी है। इसका आंसर होगा ए। निम्न में से कौन नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का अंग नहीं है? तो देखते हैं जो साउथ, जो इंडिया है उसमें केरला, तमिलनाडु का जो मेजर पोर्शन है, खासा कुछ कर्नाटक का भी पोर्शन, वो तीनों नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत आता है, जिसको कि यूनेस्को के द्वारा भी विश्व विरासत स्तर के रूप में इसको मान्यता मिला हुआ। तो हम लोग देखते हैं मुद्दुमलाई वन्यजीव अभयारण्य आता है, बांदीपुर, नागलपुर, वायनाड तीनों आता है। तो इसका आंसर होगा, अंग नहीं है तो इसमें होगा इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर ई होगा। निम्न में से किस फसल के लिए कृषि लागत एवं मूल्य आयोग सीएसीपी के द्वारा उचित एवं लाभकारी मूल्य की घोषणा की जाती है? तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग हम लोग सीएसीपी के द्वारा 22 फसल तथा के लिए एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाता है, तथा एक फसल जो है उसके लिए जो एफआरपी है, इसको हम लोग फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस बोलते हैं, इसको एफआरपी, एक फसल के लिए एफआरपी घोषित किया जाता है। तो यहाँ पे जो एफआरपी घोषित किया जाता है, एकमात्र जो फसल है वो है गन्ना। गन्ना के लिए उचित एवं लाभकारी मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा घोषणा की जाती है। इसका आंसर होगा डी। इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा डॉक्ट्रिन के क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है, यह किससे संबंधित है? तो हम लोग देखते हैं कि इंडिया के द्वारा अंतरिक्ष में अपना एक अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की बात कही जा रही है। तो इसमें अंतरिक्ष में उड़ रहे 2 अंतरिक्ष यानों को किस तरह से जोड़ा जाए, उस तकनीक को जोड़ने की तकनीक को ही हम लोग डॉकिंग कहते हैं। तो इसी क्षेत्र पे इसरो के द्वारा काम किया जा रहा है, जो कि ऐसा संभावना है कि 2030 तक हम भारत का अपना एक अंतरिक्ष स्टेशन वायुमंडल में होगा, अंतरिक्ष में होगा। पद्म पुरस्कार 2022 के अंतर्गत राधेश्याम खेमका को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। यह किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य से संबंधित है? तो हम लोग देखते हैं कि पद्मश्री, पद्म भूषण तथा पद्म विभूषण सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एकमात्र जो ऊपर पुरस्कार होता है वो भारत रत्न ही होता है। तो जो सेकंड जो सबसे हाईएस्ट है पद्म विभूषण, वो दिया जा राधे श्याम खेमका को दिया गया है। एक्चुअली पद्म पुरस्कार 2004 में 4 लोगों को दिया गया है, जिसमें कि कल्याण सिंह है भी शामिल हैं, तथा जनरल जो बिपिन रावत जिनके हाल में ही एक दुर्घटना मृत्यु हुई है, उनको भी पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। तो राधेश्याम जो खेमका है वो उनका जो साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए ही इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाता है। आंसर होगा सी। ब्रांड फाइनेंस ब्रांड संरचनात्मक सूचकांक 2022 में किसे दुनिया का शीर्ष सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर में प्रथम स्थान प्राप्त किया गया? तो जो ब्रांड फाइनेंस जो है वो सत्य नडेरा को सबसे दुनिया का सबसे शीर्ष सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में इनको पुरस्कृत किया गया, चुना गया है। यह कि वर्ष 2023 में 23 के मध्य में चंद्रयान-3 लॉन्च होने की संभावना है। हम लोग देखते हैं कि चंद्रयान-2 सफल नहीं हो पाया था। तो चंद्रयान-2 से चंद्रयान-3 किस लहजे में डिफरेंस है? तो यहाँ पे देखते हैं कि दोनों में लैंडर होगा, लोवर भी होगा, जो कि चंद्रयान-2 में भी था। चंद्रयान-2 में एक ऑर्बिटर भी था, लेकिन ये है कि चंद्रयान-3 में ऑर्बिटर नहीं होगा। तो इसका भिन्न पूछा जा रहा था, इसका आंसर होगा सी। चंद्रयान-2 भी मानव रहित था, चंद्रयान-3 भी मानव रहित होगा, तो मानव युक्त नहीं होगा। तो इसका डिफरेंस, इसका ये भी डिफरेंस होगा कि इससे भी भिन्न है। नहीं, इसका आंसर होगा सिर्फ सी होगा, क्योंकि मानव युक्त ए भी नहीं था, मानव युक्त चंद्रयान-2 भी नहीं था, चंद्रयान-3 भी नहीं था। इसका सिर्फ आंसर सी ही होगा। नासा का आर्टेमिस कार्यक्रम निम्न में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो जो नासा का आर्टेमिस कार्यक्रम है वो चंद्रमा के अध्ययन से संबंधित है। चंद्रमा और सूर्य का जो इंटरेक्शन है
सूर्य का कितना इंट्रैक्शन चंद्रमा में पड़ता है उससे संबंधित है। तो ये मुख्य रूप से जो चंद्रमा के अध्ययन से संबंधित है। इसका आंसर होगा ए। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो पूर्व गवर्नर है उजित उर्जित पटेल, उनको एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर, यहाँ छूट गया है, पूर्व गवर्नर जो उर्जित पटेल थे, उनको AAIB एशियन इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो हम लोग देखते हैं इसका मुख्यालय जो चीन की राजधानी बीजिंग में है। इसका आंसर ई होगा। आदित्य मिशन निम्न में से किसके अध्ययन करने वाला प्रथम भारतीय मिशन है? तो अब तक इंडिया के द्वारा कोई सूर्य से संबंधित कोई मिशन नहीं स्टार्ट किया गया था। तो आदित्य मिशन जो स्टार्ट किया जा रहा है वो सूर्य से संबंधित है। तो ये इसका आंसर होगा ये। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग इसको देख लीजिए कि इसका कोई और आंसर नहीं होगा। आपको लगता कि किसी क्वेश्चन का कुछ और आंसर हो सकता, तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। तो परीक्षा की डेट नजदीक आ रहा है, आपको रिवीजन करना काफी आवश्यक है। इसलिए मैं जो टेस्ट सीरीज का जो पीरियड है मैं इसको बढ़ा रहा हूँ और प्रत्येक 15 दिन पर मैं टेस्ट सीरीज आपके साथ लेकर आऊंगा। और अगले जो 1-1.5 महीना का जो समय बचा है उसमें जो करंट अफेयर्स है तो बिहार से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाने की काफी संभावना है, उसमें मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। तथा अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।